यह एक ऐसा शस्त्रागार है जो देवताओं को भी पागल कर देता है। कोई भी हथियार उन्हें परम प्रभु बना सकता है और पुरुष इसमें अपनी पसंद से चुन सकते हैं। केवल इसलिए कि वह दुनिया की नजरों में सबसे शक्तिशाली नेक्रोमेंसर है। केवल अपनी शक्ति के बल पर वह आसानी से पूरी सेना को मार सकता है, लेकिन अब वह एक मृत मक्खी को भी पुनर्जीवित नहीं कर सकता। केवल इसलिए कि उसकी अपराजित शक्ति से अन्य 9 सितारे ईर्ष्या करते थे, इसलिए बाकी 9 सितारा सदस्यों ने मिलकर उसे मार डाला। ठीक उसी क्षण जब वह मरने वाला था, उसने अपनी आत्मा को स्थानांतरित करने के लिए एक जादुई आत्मा का उपयोग किया। 10 साल बाद चे चेंगेयू ने किसी और के शरीर में सफलतापूर्वक पुनर्जन्म लिया और कसम खाई कि वह बाकी 9 सितारों को मार डालेगा। जब उसे पता चला कि 10 साल बीत चुके हैं और उसका शरीर थोड़ी सी भी जादुई शक्ति नहीं बुला सकता, भले ही इतने साल बीत गए, बाकी 9 सितारे अधिकतम 800वें स्तर तक ही पहुंच पाए। चे चेंगेयू अनजाने में हंसे, ये 9 सितारे 10 साल में केवल 200वें स्तर तक ही पहुंच पाए हैं, यह उसके लिए अच्छी बात है। उसके पास उन्हें पीछे छोड़ने का पूरा मौका है। हालांकि उसका शरीर अभी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन उसकी आत्मा तो मौत का स्वामी चे चेंगेयू है। उसने अपने कपड़े ठीक किए और उस अज्ञात गॉड टावर की ओर चल दिया। 10 साल बाद चे चेंगेयू फिर से टावर में प्रवेश करता है। सबसे पहले उसे खतरों से भरी बाधाओं को पार करना होगा, लेकिन एक बार जब वह गुजर जाता है या प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है, तो वह स्वचालित रूप से ठीक हो सकता है। उसने पहले अपनी वर्तमान विशेषताओं की जांच की। उसकी क्षमता का स्तर पूरी तरह से 1 पर रीसेट कर दिया गया था, लेकिन उसके पास एक अद्वितीय कौशल था। जैसे ही वह खतरनाक गलियारे में प्रवेश करता है, विपरीत दिशा से एक तलवार आती है। अपनी फुर्तीली चाल से वह आसानी से इसे चकमा दे देता है। केवल एक सरस राहत सुनी जाती है। रहस्यमय तरीके से तलवारों की एक बौछार उसकी ओर आती है। वह अपनी चाल को कितना भी तेज क्यों न कर ले, वह सबको नहीं बच सकता। कुछ ही देर में तलवार उसके शरीर में जा धंसती है, लेकिन इसके बावजूद वह नहीं गिरता और आगे की ओर भागना जारी रखता है। जब वह बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वह 7 बजे घावों को ठीक करने के लिए वापस लौट आता है। वह बस अपने शरीर की सहनशक्ति का परीक्षण करना चाहता था, क्योंकि वह मीनार पर सबसे शक्तिशाली आदमी था। यह उसकी स्वयं विशेषता भक्षण क्षमता के कारण था। ये क्षमता उन सभी निर्जीव वस्तुओं को निगल सकती है, जिसमें हाल ही में गिरे हुए रक्त के धब्बे भी शामिल हैं, जो अब उनकी ताकत का स्रोत बन गए हैं। इस प्रक्रिया में उनके सभी गुण भी बढ़ गए। इसीलिए ठीक होने के बाद वह निर्भीकता के साथ गलियारे में वापस चला गया। वह लगातार अपने गुणों को बढ़ाने के लिए रक्त को अवशोषित करता रहा। 1 महीने बाद जब उसकी तलवार की क्षमता से उसका विकास और नहीं हो सका, तो वह गलियारे के निकास पर पहुंच गया। इस दौरान उसकी सहनशक्ति और सभी गुण काफी बढ़ गए थे, लेकिन उसके इस तरीके ने टॉवर में राक्षसों और देवताओं का ध्यान आकर्षित कर लिया। चे चेंग ने मन ही मन सोचा, तुम लोग फिर से मुझे परेशान करने आ गए। वह उन अभिमानी देवताओं और राक्षसों से नफरत करता था। तभी विभिन्न खिड़कियों से अचानक हमले शुरू हो गए, जब तक कि उसने एक परिचित खिड़की को नहीं देखा जिसने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा कि यह बा-एर था, जो उसे अपना अनुयायी बनाना चाहता था। क्या उसकी पहचान उजागर हो गई थी? आत्मा स्थानांतरण की यह तकनीक भी बार द्वारा ही उसे दी गई थी। इस समय राक्षसों के लगातार भगवान के साथ संवाद ने उसे परेशान कर रखा था। बार, ये सब तुम्हारी वजह से है। अब उन लोगों ने मुझे नोटिस कर लिया है। तुम सब कुछ मत सोचो, मैं तुम लोगों में से किसी को भी अपना छोटा भाई नहीं बनाने वाला हूँ। आइए पहले एक नजर डालते हैं कि इस महीने हमें क्या क्या हासिल हुआ है। न केवल सभी कौशल बहाल हो गए हैं, बल्कि हम जादू भी हासिल कर सकते हैं। जादू की शक्ति में भी कुछ वृद्धि हुई है और एक नया कौशल बहुमुखी प्रतिभा अनलॉक हो गया है। ये प्रतिभा उसे किसी भी कौशल को जल्दी सीखने की अनुमति देती है। चेचेंग और जिंगसिया, ये कौशल वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। इसके साथ वह उस उपलब्धि को हासिल कर सकता है जिसे वह अपने पिछले जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाया था। सर्वशक्तिमान मास्टर। अब अगले अध्याय में चलते हैं। अमरता की खेती। पिछले जीवन में वह एक अमरता का अभ्यास करने वाला था जो हजारों मृत आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसने केवल एक अमरता का अभ्यास चुना जो उसके अपने अमरता के हथियारों के अनुरूप था। उसने तुरंत काले जादू की अपनी डार्क आर्ट्स चुनी और ऐसा करने का कारण ये था कि वह ये देखना चाहता था कि बहुमुखी प्रतिभा कितनी शक्तिशाली है। सिस्टम ने जल्दी से एक लक्ष्य उत्पन्न किया और उसने अपने दोनों हाथों से एक घातक झटका दिया। केवल एक आवाज के साथ तलवार अपने पीछे एक खाली ध्वनि के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ी। तलवार एक झटके में लक्ष्य के केंद्र में जा लगी। तलवारबाजी करना मुश्किल नहीं था। सिस्टम ने और अधिक लक्ष्य उत्पन्न किए जो मनुष्यों पर हमला कर सकते थे। सिस्टम ने चेतावनी दी कि आक्रामक लक्ष्य आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। चेचेंग और जेमी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, मेरी आवश्यकतानुसार करें। हुआन गांग ने यह बात पूरी ही की थी कि रोबोट का एक दल उसके सामने प्रकट हो गया। अगले ही पल वे सभी सीधे उसकी ओर लपके। ये देख उसने अपना हाथ उठाया और कुछ ही पलों में वे रोबोट नीचे गिर गए। बाकी रोबोट ने उसे घेर लिया, लेकिन जैसे ही वे हमला करने वाले थे, उसने अपनी तलवार से उन्हें धराशायी कर दिया। रोबोट का एक वार उसकी गर्दन के पास से गुजरा और उसका कवच टूट गया। उसने सिस्टम से कहा, क्या तुम मुझे और भी शक्तिशाली हथियार दे सकते हो? हुआन गांग ने जैसे ही ये कहा, वहां कुछ और विशाल रोबोट प्रकट हो गए। उसने बिना डरे उनका मुकाबला किया और पल भर में उन सबको धूल चटा दी। इसके बाद उसने अपनी तलवार के 2 रूप कर लिए और बचे हुए रोबोट का काम तमाम कर दिया। तभी उसके पीछे से और भी रोबोट ने हमला कर दिया। सिस्टम ने उसे चेतावनी दी कि ये रोबोट सबसे खतरनाक हैं। उसने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार निकाली और उन्हें भी खत्म कर दिया। इस लड़ाई के बाद उसे एक बहुत शक्तिशाली हथियार मिला और सिस्टम ने उसकी उपलब्धि के लिए उसे बधाई दी। तभी उसे एहसास हुआ कि सर्वशक्तिमान मास्टर का पद वास्तव में एक पेशा है। अचानक प्रणाली ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सर्वशक्तिमान मास्टर के रूप में पेशा चुनना चाहता हूं, जिसे छोड़ने के बाद मैं उसे दोबारा नहीं चुन सकता था। उस समय चे चेंग यू का विकल्प भी कठिन था। सर्वशक्तिमान मास्टर पेशा भी ठीक था, लेकिन मैं इसके लिए अपने सबसे बड़े लाभ मरे हुए देवता जादूगर पेशे को नहीं छोड़ सकता था। मैंने कहा, प्रणाली, मैं सर्वशक्तिमान मास्टर को अपना उपपेशा बनाना चाहता हूँ। प्रणाली ने ठंडेपन से जवाब दिया कि यह संभव नहीं है। उपपेशा 100 स्तरों को पार करने के बाद ही अनलॉक किया जा सकता है। इस पर मैंने बिना घबराए कहा, मैं उपपेशा को अनलॉक करने के लिए योग्यता बिंदुओं का उपयोग करना चाहता हूँ। प्रणाली मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। नौसिखिया होने के नाते आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? मैंने कहा, यह मायने नहीं रखता कि मैं कैसे जानता हूँ, क्या ये संभव है या नहीं। उसने कहा, हाँ, लेकिन आपके पास अभी पर्याप्त योग्यता अंक नहीं है। चे चेंग यू ने आह भरी, लगता है मुझे उस चाल का उपयोग करना होगा। फिर मैंने बाबा के पीछे के बुराई के राजा डैंग बा को इशारा किया। ये कीड़ा न केवल मुझसे हर समय बात करता था, बल्कि उसने अपनी पहचान भी उजागर कर दी।
उससे पहली बार संपर्क करने से मुझे एक उपलब्धि हासिल हो सकती थी। जैसे ही मैंने बात समाप्त की, प्रणाली ने मुझे सूचित किया कि मैंने डैनबा के साथ उपलब्धि हासिल कर ली है। योग्यता अंक 200 बढ़ गए हैं और बाबा की मदद से मेरी मदद हुई है। उसने बिना किसी शर्म के मुझसे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, बाबा कृपया मुझे परेशान न करें। मैंने प्रणाली से कहा, अब क्या मैं सर्वशक्तिमान मास्टर को अपना उपपेशा बना सकता हूँ? एक छोटी सी आवाज के साथ प्रणाली ने कहा, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक सर्वशक्तिमान मास्टर को अपना उपपेशा बना लिया है। विनाशकारी संवर्धन पौधों को नष्ट करके आप सीधे देवताओं के पहले स्तर के टॉवर पर जा सकते हैं। जैसे ही डेथ स्पेल की ऊर्जा का संचार होता है, जमीन से एक धमाके की आवाज आती है और वह फट जाती है। वे सभी शैतान जो वहां छिपे हुए हैं, आप प्रतिशोध की आग में जलने के लिए तैयार हो जाइए। चेचेंग तुरंत पहले स्तर के देवताओं के टॉवर के जंगल में पहुंच गए। जंगल के अंदर हर जगह गोब्लिन्स के झुंड थे। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ नए खिलाड़ी गोब्लिन्स के झुंड से गिरे हुए हैं। अभी उनमें से एक ने लंबी गर्दन घुमाकर हमला किया ही था कि अचानक हवा में एक हलचल हुई। शून्य में से एक दरार दिखाई दी और चेचेंग उस दरार से बाहर निकल आए। उन्होंने एक ही वार में उस लंबी गर्दन वाले गोब्लिन को जमीन पर गिरा दिया। तो तुम लोग वह शैतान हो, कितने समय बाद मिले हो? बाकी दो गोब्लिन्स ने उन्हें हल्के में लिया और अपने नुकीले दांत दिखाते हुए चिल्लाए। चेचेंग बस मुस्कुराए, तुम दोनों शैतान एक साथ आ जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों को निगलने के बाद मुझे कितनी शक्ति मिलती है। पास खड़े नए खिलाड़ियों ने चिल्लाकर कहा, यह नया खिलाड़ी तो बहुत शानदार है। हथियारों को देखते हुए वह अभी भी एक जादूगर लग रहा है। उसने एक लात मारी और उस लंबी गर्दन वाले गोब्लिन को मार गिराया। एक और खिलाड़ी जो थोड़ा सतर्क लग रहा था, चेचेंग के साथ लड़ना चाहता था ताकि उसे भी फायदा मिल सके। उसने जवाब दिया, अगर तुम मेरे शिकार को चुराने की हिम्मत करोगे तो फिर तुम यहाँ जीवित वापस नहीं जा पाओगे। ये कहकर वे तीनों नए खिलाड़ी वहां से भाग खड़े हुए। अगली ही पल बाकी बचे हुए गोब्लिन्स पागल होकर उन पर टूट पड़े। कार चेंजू सिर्फ एक उपहास भरी मुस्कान के साथ, आप भी मेरे साथ जाने की सोच रहे हैं? जैसे ही मैं कार चेंजू के आवेदन को पूरा करने के लिए दौड़ा, ऐसा लगा जैसे मैंने नर्क के दानव को देख लिया हो। उनकी आंखों में डर भर गया। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी पीठ घुमाकर पीछे की ओर भागने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत देर हो गई है। मैंने अपनी मुट्ठी में जादू की गेंद को इकट्ठा किया, जिसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और मैंने दो गोब्लिन के शरीरों को छेद दिया। तभी सिस्टम ने संकेत दिया, लेयर 1 के डेमन हॉल में आपका स्वागत है। 10 गोब्लिन को मारकर कार्य पूरा करें और अगले स्तर पर जाएं। कार्य इतना सरल था तो क्यों न कसाई की उपलब्धि भी साथ ही पूरी कर ली जाए। ये पता चला कि अगर आप 1000 से अधिक राक्षसों को मारते हैं तो आप कसाई की उपलब्धि तक पहुंच सकते हैं। पिछली बार मैंने लगभग सभी उपलब्धियां पूरी कर ली थी। अब मेरे सामने गोब्लिन की लाशें थीं, देखते हैं कि वे क्या कर सकते हैं। अगला स्तर, गोब्लिन की लाशें खून के एक ढेर में बदल गईं और मैंने उन्हें अंदर सोख लिया। लेकिन जैसे ही मैंने इस खून को अपने गले में डाला, मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मैं इस गोब्लिन की पिछली यादें देख सकता हूँ। अधिक रोमांचक बात यह है कि मैं गोब्लिन की भाषा भी समझ सकता हूँ। मैंने तुरंत अपनी स्थिति बदली और अपने गुणों के परिवर्तनों की जांच की। ये सांख्यिकी वृद्धि बहुत अजीब थी। ये गुण 10 स्तरीय टावर के खिलाड़ियों के बराबर नहीं था। क्या ये सर्वशक्तिमान मास्टर के पेशे के साथ आने वाला अतिरिक्त बोनस है? जैसे ही मैं आश्चर्य में था, अचानक एक रोमांचक दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गया। इस बार के डंगियोन का डंगियोन राजा दरअसल वू याओ राजा है, जो वू याओ का ही एक रूप है। ये राक्षस मनुष्यों को फंसाकर उनका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। सीधे तौर पर कार से उसे टक्कर मारते ही वू याओ राजा और डंगियोन राजा, ये दोनों ही राक्षस अपने छोटे डंगियोन के साथ मिलकर हमला कर रहे थे। ऐसा करने से न केवल वे उसे तेजी से हरा सकते हैं और डंगियोन का विनाश कर सकते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया में वे खुद को सशक्त भी बना सकते हैं। उसे हराने के लिए पहले अपने मरे हुए सैनिकों की सेना को संगठित करना होगा। बस हाथ के एक इशारे से डंगियोन की सेनाएं अचानक गायब हो गईं और सब कुछ बिखर गया। सिस्टम ने सूचित किया कि खिलाड़ी ने स्वतंत्र रूप से एक नया पद संभाला है और उसे मरे हुए सैनिकों का राजा चुना गया है। अगले ही पल जिस डंगियोन को मारा गया था, वह एक कंकाल योद्धा में बदल गया और उसके सामने घुटने टेक दिए। पिछली यादों के साथ स्वतंत्र रूप से काम करना कोई छोटी बात नहीं थी। 7वीं मंजिल पर एक और गुप्त कार्य है जिसे प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा कंकाल योद्धा को देखते ही डंगियोन के राक्षस जो अभी हमला कर रहे थे, वे भयभीत होकर गिर पड़े। घबराओ मत मेरी मौत के योद्धाओं, जो भी डंगियोन तुम देख सकते हो, उन्हें अभी मिटा दो। कुछ ही पलों में उसने मरे हुए सैनिकों की एक सेना संगठित कर ली। इसके बाद पुरानी यादों के आधार पर वह एक घास के मैदान में आ गया, जहाँ ऐसा लगता था कि लंबे समय से कोई नहीं आया है। उसने एक पल में हाथ की ऊर्जा का इस्तेमाल किया और खुद को ठीक कर लिया। थोड़ी और ताकत का उपयोग करके उसने एक शक्तिशाली लात मारी, जिससे फर्श टूट गया और फर्श के नीचे छिपे हुए रहस्य खुल गए। चे चेंग और शुन जे गुप्त रास्ते में अदृश्य होकर आगे बढ़ते हैं। वे साथ साथ चलते हैं और रास्ते में जादू की जादुई वस्तुएं रखते जाते हैं, क्योंकि उसे एक उच्च स्तरीय डेड सोल मैच मृत आत्माओं का जादूगर में बदलना था। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक डेड सोल मैच की काली ऊर्जा फैली हुई थी। वहां पहली पीढ़ी के डेड सोल मैच का अवशेष और एक पेशा बदलने का उपकरण छिपा हुआ था। जैसे ही उसने पूरी ताकत से द्वार खोला, एक खोपड़ी जो खौफनाक और काली ऊर्जा से भरी थी ताबूत से बाहर निकल आई। चे चेंग ने शांति से कहा, तुम पहली पीढ़ी के डेड सोल मैच काया हो। काया ने चे चेंग की ओर देखा और कहा, क्या तुम वास्तव में मेरे उत्तराधिकारी हो? चे चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे भूल गए, मेरे पुराने दोस्त? पुराना दोस्त शब्द सुनकर काया क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अजीब महसूस करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। चे चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक तुम मुझे बहुत साहसी लग रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि एक डेड सोल मैच राजा एक खोपड़ी से डरेगा? मैंने तुम्हारी डायरी पढ़कर ही तुम्हें ढूंढा है। पिछले जन्म में उसे संयोग से काया की डायरी मिली थी और उसने उसे अपने वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा था। इसलिए इस बार उसे फिर से जीतना उसके लिए बहुत जरूरी था। काया ने सिर हिलाया और कहा, युवक मैं तुम्हारी हिम्मत की सराहना करता हूँ। तुम 10 साल पहले वाले उस बदतमीज लड़के से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर चे चेंग के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि काया का सिर कुचल दे, लेकिन खुद को नियंत्रित करना ही था। तो बताओ काल सर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि इस मर्जी को कैसे पूरा किया जाए? डेथ स्पिरिट किंग एक उच्च स्तरीय पेशा है। आपको इसे पूरा करने के लिए 10 स्तरों पर फिर से स्विच करना होगा। लेकिन काल के बात खत्म करने से पहले चे चेंग्यू ने अपनी स्विचिंग जानकारी काल को दी। देखो मैं पहले से ही डेथ स्पिरिट किंग बन गया हूँ। ये देखकर काल की आंखों में अचानक एक रहस्यमयी सफेद रोशनी चमक उठी। उसने वास्तव में पहले स्तर पर ही अकेले स्विचिंग पूरा कर लिया था। सचमुच एक जीनियस। ये जानकर कि उसने इसे इतनी जल्दी कर लिया, काल ने अपनी सहमति दे दी। काल ने अपनी उंगलियों के साथ मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया, मानो वह किसी अज्ञात जीव से बात कर रहा हो। इस प्रक्रिया के दौरान काल की यादें मेरे दिमाग में तेजी से दौड़ गईं। जब स्पिरिट टॉवर पहली बार पृथ्वी पर आया था, तो काल पहले ही दुनिया के शीर्ष जादूगरों
में से एक था। उस समय वह एक शक्तिशाली डेथ स्पिरिट जादूगर था, लेकिन फिर भी वह अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहा था, बजाय केवल अपने मौजूदा जादू को मजबूत करने के। वह चाहता था कि उसके बुलावे पर आने वाले जीव और भी शक्तिशाली हों। उसे केवल मौत या कंकाल नहीं, बल्कि कुछ नया चाहिए था। स्पिरिट लाइफ और आत्माओं के साथ मिलकर उसने डेथ स्पिरिट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अंत में उसने डेथ स्पिरिट किंग जैसा एक नया पेशा बनाया, हालांकि इसके कारण उसका अपना शरीर कमजोर हो गया था। डेथ स्पिरिट किंग का पेशा भी उसके साथ खत्म होने के